अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम योर होस्ट हसनैन लियाकत। आज मैच हुआ कराची में पहला मैच था कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक ठंडा मैच हुआ। जिस तरह मैच ठंडा था इसी तरह कराची का जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा ठंडा था। कराची का जो ग्राउंड था वो बिल्कुल भरा हुआ नहीं था और जो तमाशाई हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम नज़र आए। कराची की टीम ने एक स्लो स्टार्ट लिया, उसके बावजूद भी आखिरी 4 ओवर्स में तकरीबन 62 रन जोड़ने में कामयाब हुए कैरन पोलार्ड और इरफान नियाजी। लेकिन जब इस्लामाबाद ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज़ किया तो आगाज़ में एक शानदार ओपनिंग शराकतदारी हमें देखने को मिली कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स की जानिब से। कराची की टीम 7 विकेट से ये मुकाबला हार गई और इस्लामाबाद को मौका मिला है एक दफ़ा फिर टॉप 4 में जगह बनाने का और इस्लामाबाद अब टॉप 4 में मौजूद है। कराची और लाहौर इस वक्त तक 5वें और 6ठे नंबर पर पहुंच चुके हैं। लाहौर तो वैसे ही 6ठे नंबर पे थी लेकिन कराची ने उनको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन कराची की टीम में भी कोई इतना खास दम हम नज़र नहीं आ रहा और इस्लामाबाद की टीम आज कराची के खिलाफ तो अच्छा खेली। क्या इस्लामाबाद अगले आने वाले मुकाबले अच्छे खेलेगी नहीं खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है, बहुत डर लग रहा है आज कराची हार गया इसलिए अफसोस है। नहीं, कराची हार नहीं गया, मैच ही बड़ा ठंडा हुआ है। और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगे कनाडा से डॉक्टर हफीज़ अवान साहब। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ हसन भाई कि आज का मैच बहुत ही ठंडा, और ये बताएं कि कराची में क्राउड नहीं आता, इसका हल है आपके पास? देखिए, इसका हल तो कराची वालों के पास भी नहीं होगा क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। लाहौर में अगर आप देखें कितना क्राउड आया होता है, जैम पैक 23,000 24,000 क्राउड आया था, कैपेसिटी थी। मगर फिर भी लाहौर में भी अगर आप देखें तो हेजिटेशन होती है लोगों को पार्किंग की। वहाँ पर सहूलियात वो मौसर नहीं होती हैं, 2-2 किलोमीटर जो है पार्किंग करके जाना पड़ता है ग्राउंड में, स्टेडियम में। मगर कराची में भी यही प्रॉब्लम है कि वो सरफेस नहीं था, वो एटमॉस्फेयर नहीं था, क्राउड इतना नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल खाली ग्राउंड नज़र आ रहा था। और इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी अगर खेलने आए, PSL सीज़न 9 चल रहा है, वो चार्म नहीं था जो मेरे ख्याल में पहले दूसरे सीज़न में था। फिर उसके बाद यही मसला है कि आप कराची को होस्ट करते हैं, वहाँ मैचेस बहुत ज़्यादा देते हैं, इसलिए देते हैं कि शायद खाना पीना ज़्यादा होता है वहाँ पर और जर्नलिज्म भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, काफ़ी लोग हैं तो वो बहुत मतलब कि जर्नलिस्टों की वजह से वहाँ पे मैचेस होते हैं। बिल्कुल, एक हब है ना कराची तो मेन वहाँ से, और 2 हब हैं कराची और लाहौर। तो जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और सवाल जवाब भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, उठते हैं कि मैच क्यों नहीं देते कराची में। अगर देने का मकसद है कराची में अगर मैचेस भी देते हैं तो फिर उसी तरह से लोग भी आने चाहिए वहाँ पर, इंटरेस्ट भी शो होना चाहिए PSL में कि ये PSL सीज़न 9 हो रहे हैं, इसके मैचेस हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप देखें तो एक मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कराची वाले नहीं आते तो कराची में मैच ही कम करवाए जाएं। बिल्कुल, मैच कम भी करवा सकते या हैं, 1-2 सीजन ना करवाए जाएं ताकि कराची की आवाम को भी थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा ज़रा एहसास हो कि यहाँ पर मैचेस नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह लाहौर में देखें इतना एंजॉय किया लाहौर के क्राउड ने, तो कराची में फिर पिचेस देखें, फिर माहौल एटमॉस्फेयर देखें, वो क्रिकेट का चार्म नज़र नहीं आ रहा था। पहला मैच था, 15वां मैच कराची में, मगर इस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑर्डिनरी कोई क्लब के मैच होते हैं वो नज़र आ रहे थे। ठीक हो गया जी। बिफोर वी ओपन अप आवर डिस्कशन अबाउट द मैच, लेकिन पहला सवाल तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये करूंगा कि कराची किंग्स की टीम किसने सेलेक्ट की थी? क्योंकि कराची किंग्स में तो इस वक्त जो है ना वो आसार कदीमा के प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 36 साल कैरन पोलार्ड, 42 साल शोएब मलिक, 32-33 साल उम्र शान मसूद की भी हो चुकी है। इसके अलावा भी डेनियल सैम्स और इस तरह के लोग, तकरीबन 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 30 साल से ऊपर हैं। एक प्लेयर 40 साल प्लस है, एक प्लेयर 35 साल प्लस है। ये कराची ने इतनी जो है बुजुर्ग 11 का इंतखाब क्यों किया? बिल्कुल इस्रान भाई, देखें सबसे पहले तो ये कराची के लिए सबसे बड़ा अलविया यही है कि उनका जो है पावर होल्ड कौन कर रहा है। क्या कप्तान कर रहा है, क्या उनकी मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट से ऊपर हायर मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, मेरा मतलब है जो मीडिया हाउस है, क्या वो कर रहा है। यहाँ जब आप देखते हैं उसको अपने कप्तान को शान मसूद को, तो साफ पता चलता है कि ये कहीं और देख रहे हैं, इनके पास पावर्स नहीं है। इवन जो डग आउट में मैनेजमेंट बैठी हुई है, टीम मैनेजमेंट की बात मैं करूंगा, उनके पास भी ये पावर्स नजर नहीं आ रही। तो वहां उनको ये मसाइल आएंगे ही आएंगे। उनके पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कप्तान के पास कि जो उनके स्क्वाड दिया गया है उसी में से 11 खिलाड़ी उन्होंने, और उसमें अगर सारे के सारे ही बुजुर्ग होंगे तो फिर प्लेइंग 11 भी तकरीबन 8 तो उसमें से। लेकिन इसके साथ साथ ये बात करना भी बहुत जरूरी है कि इसके बावजूद वही बुजुर्ग ही परफॉर्म कर रहे हैं कि पोलार्ड पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही थी और 28 बॉलों पे 48 उन्होंने ही बनाया, और जितना भी मैच में थोड़ी बहुत जान डाली सिर्फ और सिर्फ पोलार्ड की रिंग ने डाली। और दूसरी तरफ से अगर बॉलिंग में देखा जाए तो शोएब मलिक ने परफॉर्म किया बेहतर। तो बाकी जो यंगस्टर्स भी हैं, कंपैरेटिवली यंगस्टर्स कह लें उनको, वो भी उतना अच्छा परफॉर्म। वो यंगस्टर्स उस कैलिबर के पिक ही नहीं करते, तब बूढ़े परफॉर्म कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल यूं कह सकते हैं। लेकिन आमिर, अब देखें ना, आमिर ने पहले मैच में जब किया था, आमिर खान की बात करूंगा,
एक ओवर में उन्होंने 7 रन दिए थे। उसके बाद उस मैच में भी उनको बॉलिंग नहीं दी गई, उसके बाद उनको मैच भी नहीं खिलाया गया और आज फिर उनको एक ही ओवर करवाया गया, एक ओवर में 10 रन उन्होंने दिए। तो जो है भी सही, उसको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा कप्तान की तरफ से। 7-7, 8-8 अगर आप बॉलर खिलाएंगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलता। अभी अब देखें तो कैरन पोलार्ड ने बॉलिंग नहीं की, वो भी ऑलराउंड कैटेगरी में खेलते हैं, वो भी करते तो फिर 8 बॉलर या 9 बॉलर यूज हो जाते। तो सारी अगर बॉलर्स की टीम होगी तो बैटिंग में कौन परफॉर्म करेगा, ये इस वक्त बिल्कुल कॉम्बिनेशन का बिखरा हुआ है। अगर कोई मैच जीतेगा कराची तो मेरे ख्याल वो इत्तेफाक से जीतेगा, परफॉर्मेंस पर नहीं जीत सकता फिलहाल। ठीक हो गया, मैच जीतेगा तो इत्तेफाक से जीतेगा। पहले देखते हैं कराची किंग्स का बैटिंग कार्ड। पहली बैटिंग की कराची किंग्स ने 166 रन बनाए और आज मोहम्मद इखलाक को ड्रॉप किया गया, उसके साथ साथ जेम्स विंस को ड्रॉप किया गया और 2 नए लोग आए थे एफर्ट की सूरत में और उसके साथ साथ डिपोले की सूरत में, लेकिन उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। इखलाक इनफॉर्म बल्लेबाज थे, उनको ड्रॉप करके क्या मिला ये देखिए जी। शान मसूद 30 गेंदों पर 27 रन, साइफर्ड 9 गेंदों पर 8 रन, डुप्लॉय 15 गेंदों पर 24 रन, मलिक साहब 7 गेंदें खेली, 6 रन बनाए। कैरन पोलार्ड वंस अगेन आउटस्टैंडिंग 28 इन 48 डिलीवरी 48 इन 28 रन 28 बॉल्स और नवाज 6 इन 11, नियाजी 27 इन 22। अच्छा, ये जो शान मसूद की इनिंग्स है हसन भाई, इसको देख के ना मुझे टेस्ट क्रिकेट याद आ गई। काफ़ी स्लो भी थी, स्टडी भी थी, लेकिन T20 में इस तरह की इनिंग्स बाज़-औक़ात आपके लिए दर्द-सर बन जाती है और एट द एंड ये हमने देखा कि कराची को बड़ा कॉस्ट किया शान मसूद ने। देखिए, एक तो सरफेस थोड़ा सा लो था बहुत ज़्यादा और टॉस जब जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कैप्टन ने शदाब ने, तो टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इसलिए कैरन पोलार्ड एक फैक्टर थे टीम में जो मैच को लेकर चल रहे हैं। थर्ड अगेन इनिंग बड़ी अच्छी खेली उन्होंने थर्ड मैच में, अपनी परफॉर्मेंसेज अपना एक्सपीरियंस शो करते हुए। शान मसूद तो टेस्ट क्रिकेट में ही आया है, अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट खेलते खेलते अपने आप को प्रूव करके 50 ओवर्स में आए। पाकिस्तान का वो था लास्ट, उसमें परफॉर्म दिया। फिर उसके बाद T20 में आए, फिर टेस्टिंग का कैप्टन बन गए। मगर अगेन यही है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है और आप बैटिंग करे जा रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, स्लो पिच थी, स्पिनर पे थोड़ा सा मुश्किल होती है खेलने में। फास्ट बॉलर पे अच्छा खेलते हैं एज ए ओपनर, जब अपना कैरियर का आगाज़ किया है शान मसूद ने। तो फिर आप गौरव से अंदाज़ा लगा लेंगे जब इस्लामाबाद खेलने लगी तो किस तरह से खेली है, वो स्ट्राइक रोटेट किया है। मेरे ख्याल में 25 से 20 रन जो है शॉर्ट थे वो। अगर मजीद और होते रन कराची के तो टफ टाइम थोड़ा सा दे थे इस्लामाबाद को, मगर फिर भी कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो नज़र नहीं आई। शादाब ने यही फैसला किया कि कैरन पोलार्ड जैसे बैटर्स हैं कि मैच की पोजीशन कभी भी चेंज कर सकते हैं एज ए बैटिंग में। तो शान के पास यही ऑप्शन था कि तबरेज़ शमसी जब बॉलिंग करने आए, मेन बॉलर आपके देखेंगे बॉलिंग ही नहीं है आपके पास। स्लो पिचेस बॉम्ब्स, अगर जहाँ पर स्लो पिच हो रही होती है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा दूर करते हैं बॉल। और पहले ओवर में शमसी को अगर लेके आए तो 19 रन दिए उन्होंने। आपके मेन बॉलर जब 19 रन दे रहे होंगे, 18 रन दे रहे होंगे, तो जो पार्ट टाइम बॉलर्स होंगे वो क्या करेंगे। और यही हुआ कि कॉलिन मिनरो ने और एलेक्स हेल ने पार्टनरशिप लगाई 108 रन की, आउटस्टैंडिंग थी। और वहाँ से शान मसूद बिल्कुल बेबस नजर आए कि मैं अब किसको बॉलिंग दूंगा। 7 बॉलर्स यूटिलाइज किए उन्होंने अपनी इनिंग्स में। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये मोहम्मद नवाज ये कब चलेंगे? मतलब ये भी अब आसार कदीमा के प्लेयर हो चुके हैं। अगर PSL की बात की जाए तकरीबन सारे ही सीज़न खेल चुके हैं, लेकिन इनकी बैटिंग कब चलेगी? ये पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, ना PSL में चल रहे हैं ना ही पाकिस्तान टीम में चल रहे हैं, तो कब तक इनको कैरी किया जाएगा? मेरा ख्याल है इनको गुड बाय कहने का टाइम बेसिकली तो जब से मोहम्मद नवाज ने मैच हरवाया पाकिस्तान को कोहली के खिलाफ, तो उसके बाद से लेके अब तक नवाज बिल्कुल वो नवाज नजर ही नहीं आए। हालांकि एक वक्त वो भी था जब इमाद वसीम पर इनको प्रेफर किया गया और कुछ परफॉर्मेंस उनकी उस वक्त नो डाउट ठीक भी थी, बेहतर थी इमाद वसीम से। लेकिन इस वक्त हमें मसला दरपेश ये हुआ कि दोनों लैपटॉप इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज अगर दोनों को कंपेयर करके मैं देखूं तो स्लोली जो है अपने इमाद वसीम आगे निकल गए, लेकिन हमने मोहम्मद नवाज को कैरी किया टीम के साथ। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब वो परफॉर्मेंस उन्होंने कमजोर दी थी और उसके बाद वो कमजोरी की तरफ गामजन ही रहे, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर टाइम था कि इनको अलग कर दिया जाता या टीम से, या कम से कम इनको मैचेस के कम कर दिए जाते और इमाद वसीम को फुल टाइम इंजेक्ट किया जाता। लेकिन चूंकि बिहाइंड द सीन कुछ और भी चल रही होती है चीजें और आहिस्ता आहिस्ता इमाद वसीम ने खुद ही रिटायरमेंट ले ली हालात वाकयात को देखते हुए, तो फिर इसके अलावा हमारे पास मजबूरी बन गई कि मोहम्मद नवाज के अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। अब टेस्ट में भी खेल रहे हैं, वनडे में भी खेल रहे हैं, T20 में भी खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती उनको इस वक्त बनाना। खास तौर पर जब वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर आन खड़ा हुआ है तो मोहम्मद नवाज किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं करती। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कहीं भी मैच नहीं करती नजर आती। बिल्कुल असल भाई, इनके पास कौन सा जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है कि पाकिस्तान टीम भी इनको कैरी करती है, फ्रेंचाइजीज भी इनको कैरी करती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस निल बटा निल?
बस मीडिया भी थोड़ा शोर करता है और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। आप मैंने पहले भी बताया कि इतने सारे इमर्जिंग कैंप लगते हैं, NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर है आपके पास, इतनी क्रिकेट हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपको अभी तक कोई स्पिनर ही नहीं मिल रहा। आपके पास शादाब स्पिनर हैं लेग स्पिन में, ओसामा मीर रह गए हैं, वो भी देख लें आप, जब वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। आप लीगों में क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए ओसामा मीर का ये तो है कि आपकी लीग में वो शेर हैं, चलें लीग में ऊपर जाके ढेर हो जाते हैं। देखिए ऊपर जाके ढेर हो जाते हैं तो फायदा क्या, फिर वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद आगे 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, इससे पहले एशिया कप गुजर गया, पिछला वर्ल्ड कप था, क्या किया परफॉर्मेंसेज, आपको वही बैकअप प्लान नजर नहीं आ रहा होता। और फिर बॉलिंग जो है वो गोले फेंकना वाली बॉलिंग होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के सामने, तो आपका कंपटीशन जो है टॉप रैंकिंग में ऊपर आता है क्रिकेट में। अगर आप टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे अच्छे बड़े बैटर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर आपकी जो क्रिकेट होगी वो पॉलिश भी होगी और प्रोड्यूस किए जाएंगे आपके प्लेयर्स अच्छे। मगर आप घूम फिर के नवाज़, अम्माद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सारे प्लेयर्स हैं पिछले 4-5 साल से लोग सोशल मीडिया पर लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि शायद ये कमबैक करके वापस आ रहा है टीम में। तो वो प्लेयर्स कहाँ गए जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अंडर-19 खेल के आए हुए हैं, रिसेंटली अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला प्लेयरों ने, फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में इतनी क्रिकेट होती है पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में दुनिया में अगर देखें ICC रैंकिंग में, तो दुनिया की और क्रिकेट नेशंस का ग्राफ क्रिकेट में बहुत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान लेवल पे अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो ग्राफ नीचे जा रहा है बैटर्स का, बॉलर्स का। तो यही एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट में। दोस्ती यारी है, रोटी गैंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिफारिशें हैं, मगर ये क्रिकेट में अगर ऐसी सिफारिशें होती रहेंगी ठीक हो गया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आज हमने टीम साइफर्ड को भी देख लिया, डिप्लॉय को भी देख लिया, क्योंकि वो ओवरसीज़ हैं तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने इनफॉर्म डोमेस्टिक के सबसे सुपरस्टार जो प्लेयर थे पिछले 4-5 महीनों में, मोहम्मद इखलाक को एक मैच में उन्होंने बड़े खूबसूरत 24-25 रन बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने कप्तान को आउट करवा दिया। शायद ये उनका जुर्म बन गया कि उनको बाहर बैठा दिया। मतलब कराची की सिलेक्शन पे तो बहुत सारे सवालात उठेंगे कि वो कम से कम शान मसूद के साथ एक फायरी स्टार्ट तो देते थे कराची किंग्स को। जी बिल्कुल वही बात ना कि जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम तो वहां आएगा जब बाकी 10 को तो हम तब डिस्कस करेंगे जब कप्तान की सिलेक्शन जस्टिफाइड होगी। एक सीजन शान मसूद का अच्छा गया था मुल्तान के साथ, उसी बेस पर ठीक है। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले मोहम्मद इखलाक के हवाले से। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब अपना तज़किया दे रहे थे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा कि मोहम्मद इखलाक को बाहर क्यों बैठाया गया। आप अपने अगर एक डोमेस्टिक के टैलेंट को, जिसने डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते, 4-5 गेम्स देते, उसको बताते कि तुम्हारी गेम क्या है और उसकी गेम यही है कि वो दायरे का अच्छा इस्तेमाल करता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डैट आपने 2 चेंजेस की और वो 2 चेंजेस भी आपको दायरा तो कम से कम नहीं जितवा सकी, बल्कि 10 ओवर्स में भी आपके 100 स्कोर नहीं थे। सर जब हम बात कर रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है माइंड में, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी टीम पर, अपने प्लेयरों पर कि किसको कब खिलाना है। मुझे लगता है कि अचानक ही किसी प्लेयर को बताया जाता है कि अभी तुम खेल रहे हो, शायद 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कि आज आप खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है, ऐसे कहा जाता है कि आप आज बाहर बैठ रहे हैं ना। तो क्योंकि प्लेयर्स का स्टेट ऑफ माइंड नजर आता है ग्राउंड में, बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आती है कि हाँ वो टीम का हिस्सा है या नहीं है। जब वो टीम परफॉर्म नहीं कर रही, प्लेयर इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं आपको कि 11 के 11 ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहा है, और जो डिसीजन मेकर है यानी कि कप्तान है वो कहीं और देख रहा है। तो ऐसा लगता है कि हर कोई किसी और की तरफ देख रहा है और कोई और डिसीजन मेकर है। तो इस पोजीशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक, वो बेशक जितना मर्जी अच्छा परफॉर्मर हो, अगर वो जेल नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद इखलाक है, नो डाउट बहुत अच्छे परफॉर्मर है वो, लेकिन यहाँ आकर यही लग रहा है कि उनको ये यकीन ही नहीं है कि मैं ये मैच खेल रहा हूँ तो अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, क्योंकि कप्तान को खुद भी यकीन नहीं है। तो बात हम यही कर रहे थे कि उनको जब T20 की परफॉर्मेंस पर लाया गया इस तरफ को, तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। वो 3 साल पहले उन्होंने एक अच्छा सीजन खेला था, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक उनकी T20 की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। जो उन्होंने इंटरनेशनल में भी खेला शान मसूद ने T20 को, वो भी उन्होंने थोड़ी सी गेंदों पर कुछ स्कोर रन किए, लेकिन वो अपने शेल से बाहर आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे कुछ वक्त के लिए, तो वो वर्क कर दिया, लेकिन अब वो लंबा रन नहीं देने वाले, अपनी पोजीशन को भी बरकरार नहीं रख पाएंगे T20 में, चाहे जाए कि वो कप्तान। मेरा ख्याल है कि उनको भी इस वक्त जो कराची किंग्स है उनको सोचना चाहिए कि शान मसूद की जगह किसी और ऑप्शन को वो एक्सप्लोर करें। और देखें ना, इसमें सबसे अहम बात है कि जो बीर हमजा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, वो भी आज परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि वो भी
जो उनका जो था ना कि यानी कि जोर लगाने का जज्बा, वो आज मांद नजर आया। दो ओवर्स में उन्होंने आज 25 रन दिए, हालांकि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा जो रिक्वायर्ड। अच्छा हसन भाई, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने और ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कराची किंग्स का। आप मुझे ये बताएं ना, हर फ्रेंचाइज ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको बाबर आजम दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको शादाब खान दिया, इसके अलावा भी और बड़े नाम हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से चल के आ गए। लाहौर कलंदर्स की मिसाल आपके सामने है, कोयटा ग्लैडिएटर से नवाज आए, हसनैन आए, नसीम शाह आए, लेकिन कराची एक वाहिद मुझे फ्रेंचाइज लगती है। इवन मुल्तान में एहसानुल्लाह आ गए थे पिछले साल, उसामा मीर आ गए, कराची एक वाहिद फ्रेंचाइज लगती है। आपको याद है कि कराची ने कभी नेशनल सर्किट में किसी प्लेयर को दिया हो? मुझे नहीं याद है, कैंपिंग तो बहुत ज़्यादा इन्होंने की है, बल्कि जिस प्लेयर को अपने पास लेते हैं उसका कैरियर भी तबाह हो जाता है, उसका कैरियर भी तबाह हो जाता है। फिर मार्केटिंग में ज़्यादा जोर रहता है इन लोगों का, कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि इसका ऑनरशिप कौन संभाल के रखा हुआ है, किसने रखी हुई है। फिर दूसरी टीमों ने भी रखी हुई है ऑनरशिप तो, मगर अभी देखें कि डगआउट में भी बैठे हुए हैं तो आर्टिस्टों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट पे कंसंट्रेशन कम है उनकी। तो क्रिकेट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। जब एक साल आपको मिलता है, एक साल में आप क्या वर्क करते हैं, फ्रेंचाइजें जो होती हैं जब लिस्ट लेके बैठते हैं, एनालिस्ट आते हैं सारे, और परफॉर्मर प्लेयर्स जो होते हैं दुनिया में लीग खेल रहे हैं, उनकी स्टैट्स निकालते हैं, उनकी फिटनेस लेवल, उनकी परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना टाइम होता है आपके पास कि आप किसी भी टीम में जो है 22 से 23 प्लेयर जो हैं परफेक्ट जो खेलने वाले करंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, या कीपर में अच्छे जो ऑलराउंडर कीपर होते हैं। मगर यहाँ पर वॉल्टन जैसे कीपर देखें आप, वो भी थे उस टाइम पे कराची किंग्स में खेले थे, जो भी बहुत सारे नाम लेंगे, इतने सारे नाम है जहन में अभी, हाँ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे। मगर वही बात है कि ब्रांडिंग कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जब तक क्रिकेट रहेगी तो ब्रांडिंग भी रहेगी, सारी चीज़ें आपकी हाईलाइट होती रहेंगी, अच्छे लेवल पर जाएंगी। जब आप दुनिया की अगर लीग्स देखेंगे अभी हो रही हैं, उसमें जब तक क्रिकेट अच्छी होती है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं, एग्रेशन क्रिकेट में नजर आता है, T20 फॉर्मेट में चौके छक्के लगते हैं, बाउंसरें भी होती हैं, यॉर्कर्स बॉल्स भी होती हैं, डिफरेंट क्रिकेट होती है, फास्ट क्रिकेट, उसमें मज़ा आता है, चार्म आता है, क्राउड लोग देखने के लिए आते हैं। जब ऐसी डेड पिचेस पे ऐसे मैचेस होंगे, लो बाउंस पिचेस थी, उस पर चौके छक्के भी नहीं लग रहे हैं, और मेरे ख्याल में 13 से 14 छक्के आज तक छक्के भी नहीं लगे हैं इतने ज़्यादा, फिर भी बाउंड्रीज लगी हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, ऐसी लीग का T20 फॉर्मेट का, तो ये शाम खत्म होता रहेगा और वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आना चाहिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग के ऊपर भी नज़र डालनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा ओवर्स में 62 रन कराची किंग्स जोड़ने में कामयाब हुई। ज़रा इस्लामाबाद के बॉलर्स के फिगर्स देखते हैं, और आखिरी जो 3 ओवर उसमें काफ़ी ज़्यादा रन पड़े। 2 रुमान रईस के ओवर थे, एक हुनैन का ओवर था। स्टार्ट विद इमाद वसीम जी, ये एक अच्छी खबर है कि इमाद वसीम ने आज 4 ओवर्स करवाए हैं, 4 ओवर्स में 20 रन दिए, 1 विकेट ली, 5 का इनका इकॉनमी रहा, उसी टीम के खिलाफ जिस टीम के ये कप्तान हुआ करते थे किसी ज़माने में। नसीम शाह 4 ओवर्स 29 रन, 1 विकेट, इकॉनमी इनका भी अच्छा था। रुमान रईस वाज बिट एक्सपेंसिव, 4 ओवर्स 45 रन, 11.25 की इकॉनमी। सलमान आगा 2 ओवर्स में 17 रन, इनकी इकॉनमी भी अच्छी रही, 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। शादाब खान विकेटलेस रहे, 3 ओवर्स में 18 रन, और हुनैन 3 ओवर्स में 30 रन, 1 विकेट, और इन्होंने पहले 2 ओवर्स में 10 रन दिए थे और आखिरी ओवर में 20 रन खाए हैं। अच्छा सर, अगर मैं रुमान रईस की बात करना चाहूँ, पहले हफीज़ साहब आपसे, हुनैन की तो चले मैं हसन भाई से करूँगा, कि रुमान रईस ने जब डिलीवर किया है तो वो अपनी लाइन और लेंथ पे काबू पाते हैं तो डिलीवर होता है। मेरा ख्याल है कि पेस उनका कम हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, वो लेग साइड पे चला जाता है। हालांकि आज भी अगर उनका 1 ओवर निकाल दिया जाए तो बॉलिंग उन्होंने मजमूई तौर पर टेमाइल्स मिल से अच्छी करवाई है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है अब अपनी लिमिटेशंस पे भी काम करना चाहिए। यस, दैट इज़ माई लिमिटेशन, मुझे अब लाइन और लेंथ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेस की तरफ वो जाते हैं और लाइन और लेंथ खराब हो जाती है। मेरा ख्याल रुमान रईस को कराची को दे देना चाहिए। तो वहाँ जैसा कि बुजुर्ग प्लेयर इकट्ठे हो रहे हैं, तो रुमान रईस वैसे भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं चले जाएं तो उनका कॉम्बिनेशन भी बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में। जो बट यह है कि रुमान रईस वाकई अपनी एज गुजार चुके हैं सर, एक मुसलसल वो इस्लामाबाद के साथ ही खेल रहे हैं, तो उनका वो टाइम गुजर चुका है। वो पहले भी खैर पेसी तो नहीं थे, अपनी वेरिएशन के साथ ही गेंद करते थे, जरा फंसा के आगे पीछे गेंद को चेंज करके करते थे, लेकिन यह है कि अब उनका पीक टाइम चुके गुजर चुका है, तब उनके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि वो अपनी पेस लिमिटेशंस को इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन को फंसा के खिलाएं। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनका टाइम गुजर चुका है, तो उनकी जगह पर जैसे हुनैन आज खेले, नसीम शाह के भाई हैं जो उनके तीसरे भाई भी खैर वहीं खेल रहे हैं, ये खैर एक अलग बहस है कि अब कितने भाई कहाँ खेलेंगे, इस वजह से भी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रॉब्लम आएगा आगे चल के। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ उनको रुमान रईस की जगह पर इस्लामाबाद को कुछ बेहतर ऑप्शन पे जाना चाहिए।
अच्छा, रोमान रईस की जगह टमाल मिल्स की तरफ जाते हैं, वो भी ऑप्शन उस तरह से काम नहीं करता। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइए कि लेट्स टॉक अबाउट हुनैन। कल के मैच में हमने देखा 2 दिन पहले बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग करवा रहे थे, 1 ओवर में 23 रन दे दिए। आज जब 2 ओवर्स में आपने 10 रन दे दिए तो आखिरी ओवर में आपने 20 रन दे दिए। तो यस, कैरन पोलार्ड खेल रहे थे, इरफान नियाजी खेल रहे थे, लेकिन व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हुनैन के 1 ओवर में वो डिफरेंट होते हैं, पहले 2 ओवर्स में डिफरेंट होते हैं। देखिए, बॉल का भी फर्क होगा और पिच का फर्क है फास्ट बॉल के लिए। हल्की में अगर अनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, अभी अंडर 19 लेवल पे भी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेले हैं, इतनी क्रिकेट नहीं खेले जितनी एक्सपीरियंस प्लेयर सामने खेल रहे हैं। नियाजी नो डाउट अगर खेल रहे हैं, मगर कैरन बॉलर उनके सामने खेल रहे हैं। और जब बीच में कैप्टन भी देख रहे थे कि यार कहाँ बॉलें कर रहे हैं, कभी लेग स्टंप पे जा रही है बॉल उनकी, कभी ऑफ स्टंप पे जा रही है। और जैसे पहले मैं आपने जिक्र किया कि पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट बाबर ने सेंचुरी की आउटस्टैंडिंग, उसके बाद इनके अगेंस्ट जो सेंचुरी की थी वो अनएक्सपीरियंस बॉलिंग की और वर्ल्ड क्लास बैटर है, तो उन्होंने शॉट भी ऐसे आउटस्टैंडिंग लगाए। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है आपका। और जहाँ पर बैटिंग पैटर्न पिचेज हो वहाँ पर अपनी बॉल बचानी होती है आपको ये नहीं है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है जैसे जमान खान कर रहे हैं या अदर दूसरे बॉलर से जिनको पिटाइयाँ लगी हैं PSL में, वो लेंथ को चेंज करते हैं अपनी। यही चीज़ थी कि उबैद जो है, ये उबैद भी हैं, हुनैन भी हैं, शाहीन तो एक्सपीरियंस हो गए, मगर आपको चेंज ऑफ पेस करना पड़ेगा। पेस ऑफ करके बॉल करेंगे तो आपकी बॉलें बच सकती हैं, अदरवाइज़ अभी इनको एक्सपीरियंस चाहिए डोमेस्टिक खेलने का और अपने रनअप को ठीक करने का, और मज़ीद जो है ना वो टॉप लेवल पे जो बैटर्स आते हैं उनको अगेंस्ट बॉलिंग करने का। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट द बैटिंग कार्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेड वेरी वेल टुडे, और आज लग रहा था कि उनके जो टॉप के बल्लेबाज हैं, जो कि पिछले 3-4 मैचेस से फेल नज़र आ रहे थे, आज उन्होंने रन्स भी लगाए हैं और दोनों ने बड़े इंप्रेसिव रन्स लगाए। और तबरेज़ शमसी को तो 1 ओवर में 3 छक्के भी लगाए कॉलिन मनरो ने। सबसे टॉप स्कोरर रहे जी मनरो, 82 in 47 deliveries. Alex Hales played very well, 47 in 35 deliveries. सलमान आगा वंस अगेन नॉट आउट रहे, 25 रन पे 17 गेंदों का सामना किया। इमाद वसीम के साथ कुछ बुरा चल रहा है, कोई रन नहीं बनाया, अगेन डक पे गए। और शादाब खान 10 रन इन 11 डिलीवरीज। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शानदार तरीके से कमबैक ज़रूर कर चुकी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम भी कर दिया और टॉप 4 में भी आ चुके हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि इस्लामाबाद के जो ओपनिंग बैटर्स थे वो पिछले 3-4 मैचेस में नहीं चल रहे थे। स्पेशली एलेक्स हेल्स की बात की जाए, कॉलिन मनरो की बात की जाए, पिछले मैच में तो हमने देखा कि हेल्स की जगह मेरे ख्याल जॉर्डन कॉक्स को आजमाया गया था। सो अब क्या मतलब कि इस्लामाबाद राइट कॉम्बिनेशन की तरफ आ चुके हैं कि अब ओपनर्स भी उनके काम कर रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर में तो आजम खान 30 बॉलों पे 75 रन बना देते हैं। इस्लामाबाद को जरूरत ही नहीं किसी और की। मेरा ख्याल इस्लामाबाद की बैटिंग का कॉम्बिनेशन सर बहुत बेहतर है सहन भाई। कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स परफॉर्म, अगर जैसे एलेक्स हेल्स को लास्ट में बार बिठा भी दिया था, वो उनको खिलाना चाहिए। वो ये इस कैलिबर के प्लेयर हैं, सुपरस्टार हैं ये T20s के ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको खिलाना ही खिलाना चाहिए। उनको बाहर बिठाने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि उनको बाहर बिठाएंगे तो बाकियों पर प्रेशर आएगा। ये ठीक है, उनको चांस जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये बेहतर नहीं होगा। मेरा ख्याल है उनके कप्तान इस वक्त उस रिदम में वापस आ चुके हैं। वहां भी प्रॉब्लम थोड़ा यही है उस कैंप में भी कि शादाब खान पर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर भी है, उनकी अपनी पोजीशन का प्रेशर भी है, और उनकी बॉलिंग पर भी प्रेशर है, क्योंकि उनके अभी आरिफ याकूब ने परफॉर्म कर दिया, अबरार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ये भी थोड़ा डाउट है कि अगर पाकिस्तान में चलकर मेरी पोजीशन बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उस वजह से थोड़ा सा जब एडेड प्रेशर आ जाता है आप पर, तो मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन तलाश करने में भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल शादाब राइट ट्रैक पर है, अपनी बॉलिंग के लिहाज से भी और उसके अलावा अपने टीम को खिलाने के लिहाज से भी। तो जहां तक अपने बात की ओपनर्स की, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स के साथ ही इनको जाना चाहिए। डजंट मैटर कि अगर एक मैच नहीं परफॉर्म होता तो भी, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है। आज उन्होंने बिल्कुल मैच को वन साइडेड कर दिया, 165 चेज कर रहे थे, बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पहली विकेट पर ही सारा मैच खत्म करके रख दिया। तो ये एलेक्स हेल्स को तो अगर 10 बॉलें भी मिल जाएंगी तो वो 30 रन करने की सलाहियत रखता है, और सेम विद कॉलिन मनरो। तो उसके नीचे जैसे आपने आजम खान की बात की, आजम खान का कम के दिन होते हैं, लेकिन जब भी दिन होता है वो फिर सिर्फ आजम खान का दिन होता है, जैसे उन्होंने शादाब खान की बात की डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब बात ऐसी करते थे कि जिसके ऊपर डिस्कस करना पड़ता है। शादाब खान, देखिए मेरी बात सुने, शादाब खान एशिया कप में फेल रहे, वर्ल्ड कप में फेल रहे, उसके बाद सीरीज में फेल रहे, हर जगह पे फेल रहे। इवन ILT में भी उन्होंने 1 ओवर में पता नहीं कितने रन, 4 ओवर्स में पता नहीं कितने रन दे दिए थे। लेकिन अब आके अगर PSL में वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में तो एक दफा उन्होंने 70 बनाया, उसके बाद 4 मैचेस में फेलियर है, लेकिन बॉलिंग में अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या PSL की इस शॉर्ट स्पैन की बुनियाद पे हम उनको एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में लेके जाएं और वहाँ पे फिर वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज करवाएं और पता नहीं
क्या क्या उनके डिलीवरीज के नाम लिखे हुए हमने? डिपेंड करता है दोबारा लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ही, वही जो जिसकी लाइकिंग आएगी वो प्लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगा वर्ल्ड कप में। और यही चीज़ें टीम में तैयारियां करी हैं हर जगह अपनी अपनी। अगेन आप देखें कितना एक्सपेरिमेंट नहीं, करेंगे क्या आप समझते हैं कि शादाब खान स्टिल अगर पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते तो वो डिजर्व करते हैं कि वर्ल्ड कप भी खेल जाएं? पीएसएल में वो डेविड वार्नर थोड़ी खेल रहे हैं, पीएसएल में वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थोड़ी खेल रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो खेलते हैं। आपने एशिया कप में देखा वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे थे हर जगह। विराट कोहली थोड़ी खेल रहे हैं वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो लोकल आपने देख लिया कि जिस तरह से ओवर एज प्लेयर है वो मोस्टली मतलब खेल आप रहे कह रहे हैं कि यहाँ पे शादाब खान अगर हीरो बने हुए तो रेलू कट्टू के हैं। सामने ये तो सारे हीरो बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये तो पिच से हेल्प नहीं कर रही है। अदरवाइज आप देखें तो गोरे तो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी बॉलिंग भी हो नहीं, रही है, आप मुझे पिचेस भी एक है। जवाब तो देना कि शादाब खान क्या डिजर्व करते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर उनको मेरे ख्याल वर्ल्ड में कप बहुत मिले? आजमा लिया अभी, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे इतना नहीं नहीं होना आजमाना चाहिए। हाँ, अब नहीं आजमाना चाहिए। अब याकूब जैसे आगे उन्होंने आउट किए हैं और दूसरे लेग स्पिनर्स हैं। मैंने फिर बताया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके देखें, इतने सारे कोचेज़ हैं, 2500 कोचेज़ तो पूरे पाकिस्तान में हैं मेरे ख्याल में। हर रीजन में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं पीसीबी की तरफ से। तो उनको एक स्पिनर ही नहीं मिल रहा है पिछले 2 साल से। नवाज पे खेल रहे हैं, अमाद वसीम पे खेल रहे हैं, मेहरान मुमताज की तरह कि उनको अपने छुपाया हुआ है सामने अंडर 19 खेले हुए, अंडर नजर 16 लग खेले हुए जाएगी। हैं अभी तक। पिशावर क्योंकि वो जलमी सामने से आएंगे तो फिर सारे उनकी बात करना स्टार्ट कर देंगे, फिर शादाब की छुट्टी। देखिए फिर खिलाने पे डिपेंड करता है ना। नवाज की आप छुट्टी। खिलाने पे आज हुनैन को भी खिला रहे हैं, आप उबैद शाह को भी खिला रहे हैं। 3 ब्रदर्स एक ही टीम में खेल रहे हैं। बड़े भाई के छोटे भाई है ना। बड़े भाई के छोटे भाई खेल रहे हैं तो फिर सारे भाइयों को खिलाते रहें, और बाकी जो टीमों में और खेल रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, जो पाकिस्तान में अंडर 16 लेवल पे खेले हुए हैं, अंडर 19 लेवल पे खेले हुए हैं। यही चीज़ होती है कि हम हमेशा से लाइकिंग डिसलाइकिंग में चल रहे होते हैं प्लेयर्स की। जो जहाँ परफॉर्म करके आ रहा है, एक बेसिक अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 से प्लेयर खेल के आ रहा है मेहरान मुमताज़, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। आप मुल्तान सुल्तान की टीम में देखें अगर, तो रिजवान कितना सपोर्ट कर रहे हैं हर प्लेयर्स को। फुजल शाह स्टिल जो है वो वर्ल्ड कप खेले हैं, T20 खेले में 4 कैच छूट गए और रिजवान उनको जाके बकअप कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता मैच विनर कहाँ के मैच विनर हैं। आसिफ को अगर आप देखें तो मुसलसल पेशावर के मैच में वो दो ओवर खेलने आते हैं, 20-15 रन करते हैं और माशाल्लाह से इतनी क्रिकेट खेल गए हैं। तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि हमने कंपटीशन जो है वर्ल्ड की टीमों से लगाना है। हमने ये नामीबिया, जिम्बाब्वे जो अभी क्वालिफाइंग टीमें आएंगी ना दोबारा, जो जून में मैचेस होंगे, उसमें देखिएगा आप 6 ऐसे की टीम है। उसके खिलाफ जैसे लास्ट वर्ल्ड कप एशिया कप हम खेल रहे थे, उसमें हमने जो है वो 350 पौने 400 का स्कोर किया था नेपाल के अगेंस्ट, और वहाँ पर सारे फॉर्म में आ गए थे। तो हमेशा क्रिकेट वो होती है जो स्टैंडर्ड हाई करे आपका, वो स्टैंडर्ड लो करेंगे, अपनी लीग्स में खेलते रहेंगे, उसी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे आप लेके आएंगे प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में अगले 5 साल भी क्रिकेट ऐसी रहेगी। डॉक्टर साहब शॉर्ट से मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब आपके साथ बिल्कुल गपशप होगी इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ख्वातीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इस्लामाबाद की हमने बात कर ली, बैटिंग की भी बॉलिंग की भी और इस्लामाबाद की बैटिंग की तो क्या ही बात थी, लेकिन अब कराची की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, उनका कार्ड देख लेते हैं। क्योंकि मीर हमज़ा आज उस तरह से इंप्रेसिव नहीं लगे। शोएब मलिक ने कुछ ओवर्स किए लेकिन आखिरी ओवर में उनको भी मार पड़ गई। तबरेज़ शमसी को एक ओवर में क्या खूबसूरत 3 छक्के लगाए कॉलिन मनरो ने, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे बॉल करूँ। ये देखिए जी, मीर हमज़ा 2 ओवर्स में 25 रन दे दिए, आज 12 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाई, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। मलिक की बात की जाए तो 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 7.75 की इकॉनमी, विकेटलेस रहे। हसन अली गॉट द विकेट, बट लुक एट द इकॉनमी ऑफ हसन अली, 12 की इकॉनमी से बॉल करवाई, 3.3 ओवर्स 42 रन। आमिर खान 1 ओवर में 10 रन, इनको बाकी ओवर क्यों नहीं मिले, ये एक सवालिया निशान है। शमसी 3 ओवर्स 34 रन, 1 विकेट। नवाज 4 ओवर्स 23 रन, 1 विकेट। एंड डिप्लॉय 1 ओवर 2 रन एंड 9 विकेट। सर जी, कराची की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो ये ज़्यादातर इन्हिसार कर रहे थे मीर हमज़ा के ऊपर, लेकिन आज जो है वो शोएब मलिक कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए नजर आए, फिर शमसी भी कम बैक करते हुए नजर आए, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था मीर हमज़ा का, वो इम्पैक्ट आज नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो पहला मैच कराची में, और उसके बाद 15वां मैच PSL सीज़न 9 का मैच ही है। पिच पे बड़ा बिहेवियर जो है चेंज हो गया है बिल्कुल। लाहौर में अगर देखें डिफरेंट पिच थी, अब पिंडी में भी 2 तारीख से मैचेस यहाँ पर शुरू होंगे, क्योंकि मौसम ज़रा सर्द है तो हार्डनेस रहती है पिच पे और ग्रास भी रहती है। तो कराची में यही था कि हम खुद भी काफ़ी अर्से खेलते रहे वहाँ पर, बिल्कुल लो बॉम्ब्स आ रहा था। एक फ्री हिट भी मिली थी तो बॉल जो है वो सलमान अली आगा उस पर बोल्ड हुए हैं तबरेज़ शमसी की बॉल पे, यहाँ पर गेटों में बॉल आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए, पिच के ग्राउंड के लिए इतना टाइम था कराची में कि आपको इतने सारे मैचेस दिए गए हैं। पहला मैच ही ऐसा रिएक्ट कर गया है कि बिल्कुल लो बाउंस पिचेस था, वहाँ पर हेल्प नहीं मिली थी बॉलर्स को। तो ज़ाहिर बात है मीर हमज़ा ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग करके आए हैं अभी, और वो कराची में जो कहते हैं कि घुटनों से नीचे बॉल आता हुआ जा रहा था। हसन अली को भी अगर आप देखें तो चेंज ऑफ पेस कर रहे थे, ऑफ कटर। एलेक्स हेल्स ने शॉट लगाए, उनको आउटस्टैंडिंग खेले। कॉलिन मनरो देखें कितना आउटस्टैंडिंग खेले। तो पिच हेल्प नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से
कुछ ज़्यादा और भी नहीं करे और फिर चेंज कर दिया। स्पिनर को आपने ट्राई करते रहे बार बार, जो है उसको शुएब मलिक को भी आपने ट्राई किया, मगर उस तरह से पैडल शॉट खेलना शुरू हुए दोनों बैटर्स। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बैटर्स कॉलिन मिनरो और एलेक्स हेल्स वो बैटर्स हैं कि ऐसी पिचेस पे थोड़ी गोरों को मुश्किल होती थी एक टाइम में, मगर अब मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वो बैंड होके खेलते हैं। और बैंड होके यही था कि कट भी खेला आपने, इनसाइड आउट भी खेला आपने, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, तो यही वजह थी। और उसमें फिर 7 बॉलर से यूटिलाइज किया आपने, कोई ऑप्शन नहीं मिला था शान मसूद को बॉलिंग में, कोई ऑप्शन शान मसूद को नहीं मिला था। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम थोड़ा सा डिस्कशन को बढ़ाएं, अगले मैच की तरफ चलें और हेड टू हेड देखें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा और आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आज पीएसएल का वैसे सबसे ठंडा मैच था, क्राउड के हिसाब से भी और परफॉर्मेंसेस के हिसाब से भी, क्या कहते हैं आप? सर उसकी हसन भाई जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, इसलिए सिक्योरिटी सेफ्टी आप देखें कि वहाँ पर मेक श्योर होती नहीं है। और जब से भी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स आती है, क्योंकि ये ग्राउंड्स वगैरह लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि नेशनल स्टेडियम को कौन ओन करता है, उसको कौन यानी कि लेके चलता है, लेकिन बेसिकली आता था लोकल गवर्नमेंट में ही है। जब से लोकल गवर्नमेंट बनी है आज तक यह डिसाइड नहीं हो सका कि कौन ओन करता है कौन ओन नहीं करता। और अब हमारी आगे चल के खैर सूबाई और नेशनल सारा इसी तरह सारा इस तरह का शिकार है सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में जब लोगों को ग्राउंड की तरफ आना होता है तो वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं। और साथ साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी, जो जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी का रवैया मुल्तान में था, अगर वही रवैया अभी तो वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की फैमिलीज के साथ हुआ, और आप आम आदमी का देखें कि वहां क्या होगा, आम आदमी को कौन पूछेगा। और दो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मुल्तान में भी, रावलपिंडी में भी क्राउड तो आता है ना, सिक्योरिटी मेजर्स वहां पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्राउड ही नहीं आता सर। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जब लाइनों में लगना पड़ेगा और 4-4 सिक्योरिटी पॉइंट हर जगह पे होता है डॉक्टर साहब, हर जगह पे होता है आपको डॉक्टर साहब। ये पिंडी में भी होता है, मुल्तान में भी होता है, लाहौर में भी होता है, लेकिन लोग आते हैं। लेकिन कराची में, मतलब कराची की आवाम भी तो पाकिस्तान की आवाम ही है, उनको भी तो बर्दाश्त करना होगा। हाँ, शायद वो अभी इसकी आदी नहीं हुए, या जैसे हसन भाई ने वो आइडिया दिया था कि कराची को कुछ वक्त के लिए मैचेस कम कर दिए जाएं उनके, या ना दिए जाएं, तो कहीं पेशावर शिफ्ट कर दिए जाएं, फिर अगेन सिक्योरिटी का मसला आ जाए। शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि 10 साल से वो स्टेडियम भी रेनोवेशन से गुजर रहा है। हो सकता है कि जब तक मुकम्मल होगा दोबारा से फिर रेनोवेशन की जरूरत उसको पेश आ जाए। तो मतलब इतना ज्यादा मसाइल हैं गवर्नमेंट्स के लिए भी कि वहां पर मैच होना आसान नहीं है। बाकी रही पब्लिक को, कि पब्लिक को आपने मोटिवेट करना है, इंसेंटिव देने हैं, या फिर वही बात है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह को आप फ्री एंट्री दे दें ताकि कम से कम का ग्राउंड तो फिल हो जाए। लेकिन इस तरह पब्लिक नहीं अटैच होगी। कराची की पब्लिक काफी अरसे से दूर हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। टेस्ट को तो खैर छोड़ ही दे, मतलब वनडे में भी और T20 में भी उस तरह से पब्लिक नहीं आती। तो उसको जोड़ने के लिए मेरा ख्याल है कराची जो एकेडमीज हैं, कराची के जो सुपरस्टार्स हैं, मोइन भाई हों या बाकी सारे, हसन भाई खुद भी हैं, खुद सुपरस्टार हैं, तो ये मिलकर इस्लामाबाद वालों ने खरीद लिया सर, ये और साथ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें तो कुछ बेहतर स्ट्रेटजी बन सकती है। हसन भाई सर, आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है अपने कामों में लगी हुई है बहुत ज़्यादा। क्रिकेट में आपको पता है कहाँ पर कोई लीग वगैरह होती है तो वहाँ आ जाते हैं, और हर फ्रेंचाइज अपनी ब्रांडिंग कर रही होती है। वो इन चीज़ों का थोड़ी सोचती है कि हमने क्या करना है। मैंने पहले भी बताया कि क्रिकेट है तो पाकिस्तान है, PCB है, क्रिकेट नहीं है तो ब्रांडिंग और ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया हसन भाई, ठीक हो गया। लेट्स हैव टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच इफ वी हैव हेड टू हेड रेडी, सो प्लीज ब्रिंग अप हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। ऑनर तो दोनों के कराची से ही हैं, सलमान इकबाल का ताल्लुक भी कराची से, उमर साहब का ताल्लुक भी कराची से है, लेकिन डेफिनेटली एक कोयटा की टीम है, एक कराची की टीम है। अब देखते हैं कि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं जी। ये हेड टू हेड है रिकॉर्ड इस वक्त आपके सामने आ रहा है। 16 मैचेस खेले हैं और 5 जीते हैं कराची किंग्स ने, 11 जीते हैं इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स। सर, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के ये लगता है कि देयर इज़ अपर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, और वैसे भी कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत ही सुपर डुपर फॉर्म में है। देखिए, सुपर डुपर फॉर्म में तो है। आपने 2 नाम जो लिए हैं वो, एक तो सलमान भाई का नाम लिया आपने जो कराची के ओनर्स भी हैं, और उसके बाद तो उमर एसोसिएट्स का नाम लिया आपने जहाँ पर वो नदीम उमर है, बड़ा वो हाई क्रिकेट में काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। अगर वेटरन्स में देखें, टीमें उन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यंग प्लेयरों को बड़ा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्लब क्रिकेट बड़ी उठा के रखी हुई है। प्रेसिडेंट भी हैं कराची एसोसिएशन के, वहाँ पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं कराची एसोसिएशन के लिए। प्लेयर जो है प्रोड्यूस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में कोयटा जो है वो पिछले साल से काफ़ी मेहनत कर रही थी, और इस दफ़ा नज़र आया कि शॉन टैट जैसे लोग, शेन वॉटसन जैसे वो स्टाफ जो है वो मैनेजमेंट का वो भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है। फिर मोइन भाई भी हैं साथ में,
तो ओवरऑल देखें फिर नाफे को जिस तरह लेके आए, यंग प्लेयर जेसन रॉय जैसे प्लेयर उस्मान तारिक को लेके आए, उस्मान तारिक को लेके आए, तो टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया हुआ है इस दफ़ा। तो वही टीम है कि कराची जो आज खेल रही थी वो नज़र आ गया हमें अगेन जो है फेवर। वो अगर ऐसी पिच बनाई, मेरे ख्याल में बॉम्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए जिसमें चौके छक्के लगे, एंटरटेनमेंट हो और हाई स्कोरिंग मैचेस हो। 214 रन हुए हैं पेशावर ज़ालमी ने किए थे, 200 रन तो टपेगा ताकि मैच में ये मजा सर आए। इस्लामाबाद में टपेंगे, कराची में मुश्किल है मुझे। देखिए कराची में मुश्किल क्यों है, पूरा जो ओन कराची कर रहे हैं क्रिकेट में, दुनिया में क्रिकेट होती है, पहला स्टेशन ही कराची का होता है। जब भी कोई टीमें आती हैं, वुमेंस की टीम हुई वो खेल रही थी वहाँ पर, अंडर 19 लेवल पे मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस आपके कराची में होते हैं। तो आपको सरफेस पिच का ठीक करना पड़ेगा। हम वही बात कर रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, हमने अमेरिका जाके खेलना है, हमने जून जुलाई में जब वर्ल्ड कप हो रहा है हमने वेस्ट इंडीज़ की तरफ जाके खेलना है। तो थोड़ा सा क्रिकेट का मयार अच्छा करें, पिच का मयार अच्छा करेंगे, स्पेशली स्टेडियम में, तो वहाँ पर मज़ा भी आएगा देखने में। कंपटीशन हो, बॉलर्स को सपोर्ट मिले, जिस तरह से आज मीर हमजा को सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आपने देखा किस तरह बॉलें वाली थी। तो ये चीज़ है कि कराची में अच्छा मैच होगा अगेन, जिस तरह से कोयटा खेल रही है, आउटस्टैंडिंग खेल रही है और कंपटीशन टफ होगा, मज़ा आएगा मैच देखने का। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कल का मैच कैसा होगा, क्योंकि कराची एक मुकाबला हार चुकी है, कोयटा काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या कराची में कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। शान मसूद को तो वो बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन क्या टीम साइफर्ड और मोहम्मद इखलाक वापस आ सकते हैं, या फिर वापस क्या करेंगे कल कराची वाले ताकि किसी तरह मैच जीत सकें? मेरा ख्याल है कराची की भी सूरत गो कि उन्होंने 2 मैच जीते हुए हैं, लेकिन लाहौर वाली ही है कि वो बिल्कुल उनकी डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा इशू है। डिसाइसिव नहीं हो रहे कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, या अगर इसको खिलाएंगे तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे मुल्तान के कप्तान है, वो भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनको रिजा हेंड्रिक को ऊपर भी खिला रहे हैं, थोड़ा नीचे भी खिला रहे हैं, वो सारी चीजें उनकी वर्क कर रही हैं, इसलिए कि उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं प्लेयर को। यहाँ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मसला है। इवन जो जब कप्तान खुद लो फॉर्म में होगा तो उसकी चेंजेस भी उतनी परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर को भी शक ही रहता है कि मैं खेल रहा हूं कि नहीं मैं खेल रहा। तो अभी जैसे अखलाक की आपने बात की, तो उसको मेरा ख्याल है कि पूरी रन देनी चाहिए थी, पूरा टूर्नामेंट उसको देते और उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आता और उसका कराची को भी फायदा होता यकीनी तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत मुश्किल है। और जो सॉरी मैं थोड़ा अगर इजाजत दे कमेंट कर दूं, हसन भाई ने कहा कि जी हमें ये बेहतर करना होगा, ये सारी चीजें बेहतर करनी होगी। हसन भाई सजेशन है, अगर आप भी उसमें अपनी तजवीज देना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये लोकल गवर्नमेंट प्लस नेशनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल का तो नहीं खैर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जो एसोसिएशन ऑफ कोई प्लेयर्स एसोसिएशन अगर कराची की है, कम से कम कराची के लेवल पर अगर हम बात करें, वो तो कोई कोलैबोरेशन ऐसी हो नहीं सकती कि हमारे ग्राउंड्स का मैयार भी बेहतर हो जाए और साथ साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मसाइल भी हल हो सके, साथ ब्यूरोक्रेसी को भी बिठा लिया जाए। बिल्कुल पॉइंट है, आप सही कह रहे हैं, मगर वही मैंने पहले बताया कि इलेक्शन का दौर चल रहा था, गवर्नमेंट जो है लोकल क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, वहाँ पर तो ओन बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, इतना बड़ा हब कमर्शियल सबसे बड़ा मेरे ख्याल हसन भाई यहाँ पे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पीसीबी की, ठीक है, कि पीसीबी कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ग्राउंड्स में। हम कहने को तो आइकॉनिक कह देते हैं, आइकॉनिक फलां, लेकिन कोई हमारा स्टेडियम आइकॉनिक नहीं है। आइकॉनिक स्टेडियम आपने 6 महीने पहले इंडिया में देखे होंगे कि हर स्टेडियम का डिफरेंट आर्किटेक्ट है, हर स्टेडियम का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, हर स्टेडियम को डिफरेंट लुक दी गई है, किसी को वेस्टर्न लुक दी गई है, किसी को ईस्टर्न लुक दी गई है। आपके यहाँ तो बस वो स्टैंड्स के ऊपर इस तरह करके डब्बे बना दिए जाते हैं और ये बजट होता है ना, बजट है पीसीबी के पास, बजट है, नीयत नहीं है। अब नियत ये लोग ही करेंगे जो इर्द गिर्द हैं, जो पीसीबी में रहते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं टीमों की, फ्रेंचाइजों की। यही हमने बताया कि वहाँ पर इतना बड़ा आपने जो है वो नेशनल एरिना में मैचेस करवाए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला मैच आप इतना टाइम मिल गया था आपको कि 15 मैचेस आपके यहाँ पर हो रहे हैं, 14 मैचेस यहाँ हुए हैं मुल्तान की तरफ और लाहौर में। ये क्या प्रिपरेशन किसी को नहीं पता था कि आप किस तरह से करनी है पिचेस की, ग्राउंड की। पूरा सरफेस आप देखें तो फ्लैट नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि आप ओवरसीज़ प्लेयर आए हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अपने जो एग्जाम्पल दुनिया को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लीग को अच्छा करेंगे, प्लेयर मजीद अगले साल और अच्छे आएंगे। अदरवाइज अगर लो बाउंसी पिचें बनाएंगे, ऐसी डेड पिचेस बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में मयार खत्म हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, आखिरी मिनट चल रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल ऑफ एचबीएल पीएसएल सीजन 9, और इस पॉइंट्स टेबल में तब्दीली ज़रूर हुई है। कराची किंग्स जो कि कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही थी, अब इस्लामाबाद के जीतने के बाद कराची किंग्स को भी अगले मुकाबले जीतने होंगे। अगर नहीं जीतते तो फिर वो डाउन ही रहेंगे लाहौर कलंदर के साथ। तो इस्लामाबाद के लिए भी अब ये सवाल पैदा होना शुरू हो चुके हैं कि उनको भी मुकाबला जीतना है। मुल्तान सुल्तान विद टॉप 5 विन्स के साथ 10 पॉइंट्स उनके साथ मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी ने
5 मैचेस में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे यूनाइटेड पहुंची है, 5 में से 2 मैचेस जीत के और 3 हार चुके यूनाइटेड, और इनके पॉइंट्स 4 हैं। कराची किंग्स 4 में से 2 मैचेस जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। पॉइंट्स बराबर है इनके यूनाइटेड के साथ, लेकिन रन रेट का मसला रहेगा कराची किंग्स को। लाहौर कलंदर्स 6 मैचेस में से 6 मैचेस हारी है और इस वक्त आखिरी पोजीशन पर मौजूद है। ये था आज का प्रोग्राम हमारा जीत की सोच का। और डॉक्टर हफीज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी, और डॉक्टर साहब को भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में लेते रहेंगे। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम आगे मैचेस के ऊपर डिस्कस भी करेंगे, और आपके साथ एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। हसन भाई भी होंगे और एक नए मेहमान भी होंगे, और उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़वातीन वज़ात, इजाज़त दीजिएगा मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को। अल्लाह हाफ़िज़।